चलिए अभी हम केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन करते हैं। कल वाले लेक्चर में हमने आपको जो बेसिक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताना था वो मैंने बताया है। आज अभी हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो भी यूपीएससी हो या किसी भी पीसीएस में पूछे हुए क्वेश्चन है और इतने इसके अंदर डिटेल कॉन्सेप्ट बता दिए हैं मैंने कि यूपीएससी लेवल का कोई भी क्वेश्चन आएगा या पीसीएस तो खैर उसकी बात ही नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत आराम से सिर्फ इसके फिगर को, डायग्राम को सिर्फ दिमाग में रखना है। रटने का कोई झंझट यहाँ पे नहीं है। सिर्फ आपको एक बार सिर्फ फिगर को अपने दिमाग में बैठा लेना। हर चीज़ का मैंने पिक्चर डाला है, दिखाने की कोशिश की है, बहुत ही इजी बना दिया है। तो चलते हैं अब हम पहले क्वेश्चन पे। और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं। हु इज़ कंसीडर एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इसमें से किनको हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं? तो लेवाइजर को हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी किया था कि कोई भी चीज़ जो कंबशन होता है यानी जलता है वो ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में जलता है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जलेगा नहीं, यानी हर चीज़ के जलने में ऑक्सीजन का रोल इम्पॉर्टेंट होता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जो ऑक्सीजन का इन्होंने नामकरण किया ना, और हाइड्रोजन का इन्होंने ही नामकरण किया था। दो बात। तीसरी बात, वाटर को एज ए कंपाउंड इन्होंने एस्टेब्लिश किया। ठीक है, एस्टेब्लिश किया कि वाटर एक कंपाउंड है। ठीक है, तीसरी बात। चौथी बात, कहा कि कोई भी मैटर होता है ना तो उसका शेप चेंज अगर होता है, शेप चेंज होगा बट उसका मास जो है रिमेन ऑलवेज रिमेन सेम, बट उसका मास सेम रहता है। कोई भी मैटर का शेप चेंज होगा बट उसका मास रिमेन कांस्टेंट रहता है, मास चेंज कभी नहीं होता। जस्ट एग्जांपल आप समझ लीजिए कि एक चम्मच शुगर ले लो, मान लो कि उसका 2 ग्राम वेट है, पानी में डिज़ोल्व करोगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन पानी में जो शुगर डाले ना उसका वेट अभी भी उस शुगर का 2 ग्राम ही होगा। तो मास चेंज नहीं हुआ बट उसका शेप तो चेंज हो गया ना, एक सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चला गया। तो शेप चेंज होता है किसी भी मैटर का बट उसका मास चेंज नहीं होता। ठीक है, इन्होंने कहा था इन नेचर नथिंग इज़ क्रिएटेड। नेचर में कोई भी चीज़ आप बना नहीं सकते। नथिंग इज़ लॉस्ट, कोई भी चीज़ लॉस्ट नहीं होता। एवरीथिंग चेंजेस, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। जैसे मैटर का जो है, मैटर जो चेंज हो गया, शेप उसका चेंज हो गया, ठीक है, बट मास जो है ना रिमेन्स सेम रहा। मास आप चेंज नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ लॉस्ट नहीं होता। एवरीथिंग चेंज, हर चीज़ चेंज होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेवाइजर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बात ये, इन्होंने ऑक्सीजन का रोल बताया था कंबशन में। दूसरा, इन्होंने नामकरण बताया था, ऑक्सीजन का नामकरण किया, नाम दिया, और हाइड्रोजन का। तीसरा, इन्होंने एस्टेब्लिश किया कि वाटर एक कंपाउंड है। ठीक है, और चौथा ये कि इन्होंने मैटर के बारे में कहा था कि शेप चेंज होता है बट मास रिमेन कांस्टेंट होता है, यानी मास सेम होता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। कह रहा है कोई भी एटम है, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने हाइड्रोजन एटम लिया, कोई भी एटम है, हाइड्रोजन लो, कार्बन लो, नाइट्रोजन लो, यूरेनियम लो, कोई भी लो, उसके सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। और एक चीज़ यहीं पे बताता हूँ, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। माने एक अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी एक प्रोटॉन होगा, अगर यहाँ 2 प्रोटॉन है तो यहाँ भी 2 प्रोटॉन होगा, यहाँ अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑलवेज रिमेन सेम होगा नंबर में। ठीक है, नंबर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज सेम होगा। या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज चक्कर लगा रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपसे किसी एटम के सेंटर में पूछे कि पॉजिटिव चार्ज कौन है, तो प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। न्यूक्लियस तो ये, ठीक है, ये तो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव नेगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर। एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो एटम का कोई भी एटम है, जैसे मान लें कि यहाँ पे एटम है, देख लीजिए कोई भी एटम होगा, यहाँ पे एटम होगा, उसके एटम के अंदर 2 चीज़ होगा, एक तो प्रोटॉन होगा, दूसरा न्यूट्रॉन होगा, और ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिल करके न्यूक्लियस बनाता है।
वही क्वेश्चन ये है कि एटॉमिक न्यूक्लियस कंस्टिट्यूट यानी उसके अंदर क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ आंसर ये है, बट यहाँ पे आप फिगर से देख लिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके न्यूक्लियस में, इस एटम के न्यूक्लियस में क्या है, एक प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ठीक है। और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही यहाँ पे निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ये याद रखना है। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना प्रोटॉन हो उतना ही न्यूट्रॉन हो। न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है, ठीक है, घट बढ़ सकती है, ठीक है, बट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज सेम, ये दोनों बराबर होते हैं। बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या क्या सेम होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सेम ही हो, ठीक है। फिर आगे ये कॉन्सेप्ट आएगा, अगर सेम नहीं हो तो क्या होता है वो फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, ठीक है, ये न्यूक्लियस का कॉन्स्टिट्यूएंट है। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाती है जो निगेटिव चार्ज होता है, और जितना निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियस स्ट्रक्चर इज करेक्ट। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियस ये जो कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के बारे में कह रहा है कि कौन सी बात सही है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इनसाइड, तो देखिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर है, इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर में, ठीक है, बाहर वाले ऑर्बिट में ये चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। बाकी जितने भी हैं यहाँ पे आप पढ़ के देख सकते हैं, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। या न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, नहीं भाई, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कह रहा है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, प्रोटॉन अंदर है, ठीक है, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर है, प्रोटॉन अंदर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है, ये प्रोटॉन अंदर होता है, तो इसलिए दोनों के बाद की बात कर रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस, ये स्टेटमेंट तो यहाँ गलत हो गया। न्यूट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, क्या न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के बाहर नहीं, न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑल आर इनसाइड द न्यूक्लियस, नहीं, इसमें सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, ठीक है, इसलिए आंसर आपका सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एटम। कौन इसमें एटम का पार्ट नहीं है। तो एटम का पार्ट देखिए, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और ये फोटॉन नहीं है। कहीं भी फोटॉन लिखा हुआ है क्या, तो न्यूक्लियस का पार्ट कौन नहीं है, फोटॉन नहीं है, तो ये रिमेंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन, सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन नेटिव एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन। ये आगे फिर जो सिंगल टाइप ऑफ एटम होता है इसको आगे आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, स्मॉलेस्ट वन, होमोजीनस स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोजीनस। जो सिंपलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एटम का, वो होमोजीनस होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, उसको ब्रेक डाउन नेक्स्ट किसी भी फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। आइडेंटिफाई बाई ए केमिकल सिंबल, ठीक है, सी, क्लासिफाइड एज ए मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सोडियम एक्सेट्रा, ठीक है। ये आप इनको दोबारा फर्दर आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। तो नेटिव एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे देखिए कोई एटम है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है इसकी डिस्कवरी
अल्फ़ा रे यहाँ से छोड़ा था और ये फिर बैक टकरा करके वापस आ गया। इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले थे ये रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को किया और बताया कि अंदर में न्यूक्लियस है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल भेजा, वो टकरा के वापस आ गया। जो अंदर न्यूक्लियस से नहीं टकराया या थोड़ा इस पोर्शन को लिया, वो इधर बेंड कर गया। जो नहीं बिल्कुल आसपास में गया वो सीधे चला गया, ठीक है। तो बताया कुछ न कुछ है, तो उसका नाम इन्होंने दिया न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूजीलैंड फिजिसिस्ट डिस्कवर द न्यूक्लियस, a small dense positive charge particle present in nucleus called proton। इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो काफ़ी डेंस है, ठीक है, काफ़ी उसकी डेंसिटी है, उसका नाम इन्होंने प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब होता है प्रोटो, प्रोटो यानी ग्रीक वर्ड है, ग्रीक प्रोटो कहते हैं फर्स्ट, ठीक है। ग्रीक प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, यानी प्रोटो नाम दिया था, उसी प्रोटो से प्रोटॉन नाम इन्होंने रखा। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अराउंड द न्यूक्लियस बट देयर एग्जैक्ट प्लेस कैन नॉट बी डिस्क्राइब। इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन इन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया था, ठीक है। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल पे, यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट मैंने दिखा रखा है। तो आपसे पूछे कि एटम में न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने। इन्होंने प्रोटॉन के बारे में बताया था कि पॉजिटिव चार्ज है, काफ़ी डेंस है, ठीक है, डेंस है, न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया था। आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एटम न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हमने इलेक्ट्रॉन का थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने, ठीक है, और न्यूट्रॉन चैडविक ने, ठीक है, न्यूट्रॉन चैडविक ने। चैडविक है न्यूट्रॉन का। चैडविक revised Rutherford theory and proposed that the nucleus contain positive charge proton and neutral particle called neutron, ठीक है। इन्होंने प्रोटॉन एंड न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। पहले तो रदरफोर्ड ने उसको कंफर्म किया था चैडविक, ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के बारे में अगर आपसे पूछे तो चैडविक, प्रोटॉन के बारे में पूछे तो रदरफोर्ड। पॉजिटिव चार्ज के बारे में बोला था, पिछले स्लाइड में मैंने देखा था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के बारे में बताया था कि कोई चीज़ है, डेंस मटेरियल है, ठीक है, उसका नामकरण नहीं बताया था, ठीक है ना, नाम इन्होंने चैडविक ने दिया था, उसको कंफर्म किया था एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट दे रखा है, तो ये चैडविक आंसर में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सब एटॉमिक पार्टिकल। तो एटॉमिक पार्टिकल में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, कौन नहीं है? प्रोटॉन यहाँ पे है, यस है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ड्यूटेरियम यहाँ पे नहीं है। क्या ड्यूटेरियम इन तीनों में से, एक तो प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन है, क्या ड्यूटेरियम यहाँ है? तो नहीं, कौन नहीं है? तो ड्यूटेरियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following pair constitute particle anti-particle pair? एंटी पार्टिकल, पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर। तो यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कोई चार्ज ही नहीं है, प्रोटॉन तो कोई है नहीं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रिनो तो इसका मतलब नहीं है। तो ये एक दूसरे के पार्टिकल एंटी पार्टिकल, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, ठीक है। ये यहाँ पॉजिटिव है, दूसरा ये नेगेटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यहाँ देख लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है जीरो मास इसमें से किसका होता है, फ्रैक्शनल चार्ज किसका होता है, फ्रैक्शनल स्पिन किसका होता है, इंटीग्रल स्पिन किसका होता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। एक बार इसको कंसीडर कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर बताइए, ठीक है। जीरो मास पूछा है किसका होता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है कि फ्रैक्शनल चार्ज किसका होता है, फ्रैक्शनल स्पिन किसका होता है, और इंटीग्रल स्पिन किसका होता है, ठीक है ना। इसको आप बता दीजिए एक बार, ठीक है। तो देखिए, जीरो मास होता है न्यूट्रिनो का, न्यूट्रिनो का क्या होता है, जीरो मास होता है, ठीक है।
और फ्रैक्शनल चार्ज होता है क्वार्क। क्वार्क के पास क्या होता है? फ्रैक्शनल चार्ज। मैंने इसका डायग्राम नहीं दिया, मुझे देना चाहिए था। फ्रैक्शनल स्पिन बताइए। फ्रैक्शनल स्पिन होता है आपका पॉजिट्रॉन का, और लास्ट बजे इंटीग्रल स्पिन हो गया फोनॉन का। ठीक है, तो आंसर आपका 2, इसका पहला का हो गया 2, दूसरा का हो गया 3, और तीसरा का ABCD यहाँ भूल गया हूँ मैं लिखना थोड़ा सा बनाने में। ठीक है, ये इसको A मान लीजिए, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, और D का हो गया आपका 4 फोनॉन। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज फंडामेंटल पार्टिकल? कौन इसमें फंडामेंटल पार्टिकल है? तो क्वार्क। क्वार्क ही फंडामेंटल है। क्वार्क अप एंड डाउन क्वार्क मिलता है तो ये आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बनाता है। फिर ये प्रोटॉन और ये सब मिलकर कोर यानी न्यूक्लियस का निर्माण होता है। फिर एटम का निर्माण होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि फंडामेंटल पार्टिकल कौन है, तो क्वार्क में जाना है, न्यूट्रॉन में जाना है, नहीं जाना है, प्रोटॉन में नहीं जाना है, मिकॉन में नहीं जाना, पाइनिकॉन है ये। ठीक है, तो क्वार्क आपका फंडामेंटल पार्टिकल है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्वार्क आपका फंडामेंटल पार्टिकल है। इससे पहले मैंने फिजिक्स वाले चैप्टर में भी इस चीज़ को करा दिया था जब न्यूक्लियर फिजिक्स हम कर रहे थे तो। ठीक है, विच पार्टिकल इज़ फ्री ऑफ चार्ज? किस पे चार्ज नहीं होता? तो न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज नहीं होता, तो आंसर न्यूट्रॉन में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, तो न्यूट्रॉन आपका कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज। ठीक है, अब आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज। कह रहा है अल्फा पार्टिकल है, उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज। इट मास इज वेरी नियरली इक्वल टू डैट ऑफ। ये इसका मास किसके बराबर होता है? तो कह रहा है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम। कह रहा है 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई भी जो हीलियम एटम है ना, हीलियम के अंदर तो 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। 2 प्रोटॉन पॉजिटिव और 2 न्यूट्रॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ये कह रहा है 2 पॉजिटिव चार्ज, तो 2 पॉजिटिव चार्ज किसका होगा? जिसके अंदर 2 प्रोटॉन होगा। तो 2 प्रोटॉन किसका होता है? हीलियम का होता है, तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो अल्फा पार्टिकल, ये हीलियम एटम है, अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन यानी 2 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ कह रहा है 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड 2 न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, लेकिन आपसे सवाल तो यहाँ पे ये है। तो अल्फ़ा के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, हमने हालांकि न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको पढ़ा रखा है। अल्फ़ा रेडिएशन जो निकलता है, अल्फ़ा रे जो निकलता है, रेडिएशन होता है, उसके अंदर 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं बीटा रेडिएशन में। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है। बीटा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। बीटा रेडिएशन में क्या इमिट होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। बीटा में याद रखिएगा, अल्फ़ा में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, बीटा रेडिएशन में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और गामा रेडिएशन में कह रहा है हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन होता है। क्या होता है? फोटोन। तो गामा में फोटोन, बीटा में इलेक्ट्रॉन, और अल्फ़ा में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अल्फ़ा में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, गामा में 2 प्रोटॉन, और बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन। जैसे बीटा में बी ऐसे लिखते हैं, तो बी को अगर आप ऐसे ई कर दो, उल्टा कर दो, इलेक्ट्रॉन हो गया। गामा में प्रोटॉन होगा, जीपी ठीक है, गामा में प्रोटॉन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत हाई एनर्जी यहाँ से, और यहाँ से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, यहाँ से भी एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है, इसके अंदर 2 अल्फ़ा पार्टिकल जो निकलता है, अल्फ़ा रे जो होता है, उसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, गामा में प्रोटॉन होता है, और बीटा में इलेक्ट्रॉन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हैज़। कोई भी हीलियम एटम है, उसके न्यूक्लियस में क्या होता है? तो न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, 2 न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। यहाँ देखिए 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, आंसर में चले जाइए। ये बहुत ईजिएस्ट तरीका है पढ़ाने का। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन। कौन सा ऐसा एटम है या एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता? तो हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है,
न्यूट्रॉन नहीं होता। एक प्रोटॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होगा, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन, ये कई एग्जामों में पूछ चुका है, हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन HYDROGEN, हाइड्रोजन, N आता है लास्ट में, न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछ चुके हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कैरी ए निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज कौन कैरी करेगा? तो आपने इलेक्ट्रॉन, पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो बीटा रेडिएशन में टिक लगाएंगे। क्या गामा में तो फोटोन निकलता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ फोटोन में पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं, तो कह रहा है निगेटिव चार्ज कौन करता है? तो बीटा रेडिएशन। यहाँ देखिए बीटा रेडिएशन, इसलिए मैंने बोला है कि ये इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कह रहा है इन एन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल इज गवर्न बाय, जो हम ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1s 2s2 2p 3s 3p 3d, ये जो हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पे करते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल गवर्न द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पे करते हैं। ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पे करते हैं। Regarding the atom of a chemical element, the magnetic quantum number refers to, कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है रिगार्डिंग द एटम ऑफ ए केमिकल एलिमेंट, कोई केमिकल एलिमेंट है उसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेफर्स टू ओरिएंटेशन, क्या है? ओरिएंटेशन। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफिनेशन ये है, रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन, क्या रिप्रेजेंट करता है? ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिटल होता है अराउंड, उसको, उसका जो ओरिएंटेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं, उसी को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक है, ये ओरिएंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डायग्राम से मैंने दिखा दिया है। ओरिएंटेशन वर्ड यूज़ कीजिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, केमिकल एलिमेंट की, किसी भी केमिकल एलिमेंट होगा उसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेफर्स इसको करता है? ओरिएंटेशन को। और यहाँ रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल अराउंड, जो ऑर्बिट होता है ना, जैसे न्यूक्लियस है, इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नाचता रहता है। ठीक है, ये सब ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एन एलिमेंट इज 18 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, इट मास नंबर इज, कह रहा है मास नंबर क्या होगा अगर किसी एलिमेंट का कोई एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन 18 है और न्यूट्रॉन कह रहा है 20 है, न्यूट्रॉन क्या है? 20 है। तो आपको यहाँ देखिए मास नंबर क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे मास नंबर कितना होगा? तो सबसे एटॉमिक मास। ठीक है, मास नंबर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जुड़ता है। मास नंबर निकालने के लिए, मास नंबर निकालने के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, सॉरी एटॉमिक मास नंबर निकालने के लिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन चाहिए। सॉरी, 1 सेकेंड, इसको एरेज कर दूं। वन सेकेंड, हाँ, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन तो ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन तो रहेगा 18। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो रहता 18 है, लेकिन प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन है आपका, सॉरी, न्यूट्रॉन कितना दे रखा है? 20। न्यूट्रॉन कितना दे रखा है? 20। तो 20 यहाँ, 1 सेकेंड मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी है? 20, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 18। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, यानी कि न्यूट्रॉन 18 है, 20 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी? 20 होगी। 20 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, टोटल आ जाएगी 38। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 38। यहाँ एक बार यहाँ पे देख लीजिए, जैसे एटॉमिक मास नंबर, ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन
ऑफ ए सिंगल एटम। ठीक है, एटॉमिक मास निकालने के लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो एटॉमिक मास। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन 18 है, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन तो हम जोड़ते नहीं, तो न्यूट्रॉन के बदले हम क्या जोड़ते हैं, न्यूट्रॉन दे रखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी वो प्रोटॉन के ऑलमोस्ट बराबर होती है। तो यानी कि न्यूट्रॉन अगर 20 है तो प्रोटॉन की संख्या हम 20 ले लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, प्रोटॉन यहाँ आ गया, दोनों को जोड़ देंगे 38 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 38। द नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तो 38 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, अगर 2 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 न्यूट्रॉन जरूर है, लेकिन यहाँ देखिए कॉपर में 29 प्रोटॉन है, 29 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 35 न्यूट्रॉन है। यानी कि हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 29 है तो यहाँ भी 29 है, यहाँ 27 है, यहाँ 27 है, 53 है, 53 है, 32 है, 32 है। लेकिन क्या ये 32 है, नहीं 41 है। क्या ये 53 यहाँ है, तो क्या 53 यहाँ है, नहीं 74 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होती है, ये याद रखना है। ठीक है, ये डिफरेंट होती है, याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक बार इसको देखिएगा, कंफर्म हो जाएगा। चलते हैं, व्हाट इज द मास नंबर। फिर कह रहा है मास नंबर में क्या है, इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, सॉरी इसको वन से, मास नंबर में क्या है, आप इलेक्ट्रॉन जोड़िए, इलेक्ट्रॉन सॉरी आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए, मास नंबर आपका आ जाएगा। यहाँ देखिए मास नंबर में क्या है, 2 प्रोटॉन है, यहाँ 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ दिए। यहाँ 2 प्रोटॉन दिख रहा है, यहाँ 2 न्यूट्रॉन दिख रहा है, तो 2 + 2 = 4। तो मास नंबर में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन आपस में जोड़ दीजिए, मास नंबर यहाँ देखिए मास नंबर लिखा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, मास नंबर आ जाता है। एटॉमिक नंबर में क्या आता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, आपका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। लेकिन मास में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं, तो प्रोटॉन कितना है भाई, आपका 2 है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना है, 2 है, टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे ये कार्बन में प्रोटॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो 6 आपका प्रोटॉन है, और यहाँ 2 न्यूट्रॉन इधर है, 2 न्यूट्रॉन इधर है, 2 न्यूट्रॉन इधर, तो 6 न्यूट्रॉन यहाँ भी है, 6 6 12, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 12। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हम लास्ट में इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की इतनी नेगेटिव वैल्यू होती है, जस्ट लाइक ए मासलेस कहा जाता है, इसलिए थोड़ा सा बढ़ा के दिखाता है। ठीक है, इसको अगर रियल कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है, लेकिन आप एक नॉर्मल 12 याद रखिएगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ देखिए 12 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मास में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं, बट एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को जोड़ते हैं। ठीक है, इसको एक बार आप देख लेंगे, कंफर्म हो जाएगा। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम P242 इज, कह रहा है कि प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर 94 है, और यहाँ दे रखा है मास नंबर 242। ठीक है, तो 242 और 94 से माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 8। ठीक है, 13। ठीक है, ये हो जाएगा 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 1, 148 आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये कुछ नहीं करना है, जो एटॉमिक नंबर है एटॉमिक मास में से माइनस कर देंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर को ये एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास में से, ठीक है, एटॉमिक वेट में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक वेट दे रखा है 242, इस एटॉमिक वेट में से इस मास, ठीक है, एटॉमिक नंबर को एटॉमिक वेट में से, ये है एटॉमिक वेट, ये है एटॉमिक नंबर, माइनस कर देंगे 148 आ जाता है। ठीक है,
इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द एटम in which the number of proton is same but number of neutron is different is known as। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हमेशा यूपीएससी का तो फेवरेट है ये। ठीक है, और किसी भी पीसीएस के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है ये। कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, वो क्या कहलाता है? आइसोटोप कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये लिथियम है, लिथियम एलिमेंट है। लिथियम में प्रोटॉन यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तीनों जगह 3-3 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे 3 है, अगले में 4 हो जाती है, अगले में 5 हो जाती है। तो प्रोटॉन की संख्या तो यहाँ देखिए सेम जा रही है, बट न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होती है, घट बढ़ेगी जो भी होगा। तो ऐसे को कहते हैं हम आइसोटोप। प्रोटॉन की संख्या सेम, न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, डिफर होती है, उसको बोलते हैं आइसोटोप। यहाँ हाइड्रोजन एटम हमने लिया है, एक प्रोटॉन है, यहाँ भी एक प्रोटॉन है, यहाँ भी एक प्रोटॉन की संख्या सेम है, बट यहाँ न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। यहाँ न्यूट्रॉन 1 है, यहाँ न्यूट्रॉन 2 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो रिमेन कांस्टेंट है, सेम है। इस हाइड्रोजन का प्रोटियम आइसोटोप हो, ड्यूटेरियम हो, ट्रिटियम हो, सब में प्रोटॉन की संख्या एक एक ही है, बट न्यूट्रॉन यहाँ 0 था, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, ये इसकी संख्या बढ़ रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियो आइसोटोप। क्या है ये? आइसोटोप है। क्या है ये? आइसोटोप है। एज यू कैन सी लिथियम हैज़ डिफरेंट आइसोटोप। ठीक है, ईच विथ द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है बट डिफरेंट मास नंबर। ये मास बोले तब क्योंकि सारा मास कंसंट्रेटेड इसी न्यूट्रॉन के अंदर होता है, इसी को मास नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, या बोले डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर या डिफरेंट मास नंबर, तो समझना है न्यूट्रॉन ही बोल रहा है। ये डिफरेंट जो मास नंबर बोल रहा है ना, डिफरेंट मास नंबर बोल रहा है, इसको न्यूट्रॉन ही समझना है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये मास नंबर डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर है। न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा तो मास भी डिफरेंट होगा, लेकिन प्रोटॉन की संख्या 3-3-3, तो ये आइसोटोप। ठीक है, ये आइसोटोप कहलाता है। देखिए ये क्या कहलाएगा? आइसोटोप कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ, आइसोटोप आर दोज एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव। किसी भी एलिमेंट का, जैसे लिथियम कह लीजिए, कह रहा है कि आइसोटोप कौन कहलाए? जब एटॉमिक मास डिफरेंट है। एटॉमिक मास यानी न्यूट्रॉन डिफरेंट, तो एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया। यहाँ पे देखिए, एक का 3 है, एक का 4 है, एक का 5 है, बट एटॉमिक नंबर इज सेम, यानी एटॉमिक नंबर प्रोटॉन सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, नंबर याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर, क्योंकि प्रोटॉन ही अगर डिफरेंट है, प्रोटॉन ही मास डिसाइड करता है, तो प्रोटॉन अगर डिफरेंट है तो मास डिफरेंट है। ये मास डिफरेंट है, इसका मतलब है प्रोटॉन डिफरेंट है। बट एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जुड़ाता है, तो ये प्रोटॉन नंबर को शो करता है। इसमें एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा बट एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होगा, उसको बोलते हैं आइसोटोप। उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप। द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यहाँ देख लीजिए, एटॉमिक नंबर ये बता रहा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर बता रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट। आइसोटोप इज द न्यूक्लियाई ऑफ एटम न्यूक्लियस इन विच। आइसोटोप इज द न्यूक्लियाई ऑफ एटम न्यूक्लियस इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम। आइसोटोप किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, 3-3-3, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट, इज है ये। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट, 3 है, एक बढ़ गया 4 हो गया, फिर बढ़ गया 5 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? डिफरेंट है ये। ठीक है, इसको आइसोटोप कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं नंबर एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट, आइसोटोप। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन में ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप इन द फ्लोइंग इज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे नंबर मिसिंग है। ठीक है,
यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ भी मिस कर गया है प्रिंट में, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में हम करा देंगे, बट इसका हम पढ़ देते हैं। चलिए इसको हम बाद में कराएंगे, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन को हम बाद में, क्योंकि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है। रेडियो एक्टिविटी इज़ मेजर्ड बाई, एक मशीन है जो गीगर काउंटर कहलाता है, उससे हम रेडियो एक्टिविटी मेज़र करते हैं, गीगर काउंटर, ठीक है। यहाँ से एनोड है, एनोड कैथोड जो भी है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन ये फ्लो करता है, उसी को ये उससे मेज़र करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है गीगर काउंटर, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी इज़ मेजर बाई गीगर काउंटर, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और है, देख लीजिए। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय बेकरेल, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? बेकरेल के द्वारा। डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, नोबेल प्राइज 1903 में इनको मिला था, हेनरी बेकरेल को, ठीक है, ये याद रखिएगा। वन ऑफ द 3 यूनिट यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी which refer to the amount of ionizing radiation released when an atom spontaneously emit energy as a result of radioactive decay or of an unstable atom, ठीक है। अनस्टेबल जो भी एटम होगा वो रेडियो एक्टिव डीके करेगा, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थ्रू विच अनस्टेबल न्यूक्लियस disintegrate by way the emission of particle of photon, फोटोन इमिट करता है। क्या इमिट करेगा? फोटोन, अल्फा पार्टिकल से, ठीक है। 2 फोटोन 2 न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, तो ये याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी इज कैरेक्टराइज एज ए न्यूक्लियर रिएक्शन नॉट ए केमिकल रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेडियो एक्टिविटी है वो न्यूक्लियर रिएक्शन है, न कि वो केमिकल रिएक्शन है। ये यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेडियो एक्टिविटी ये होता है वो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न कि केमिकल रिएक्शन होता है। तो आपसे पूछेगा कि पावर प्लांट में या हाइड्रोजन बम या एटम बम में जो हम यूरेनियम यूज़ करते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो स्टेटमेंट में घुसा दे केमिकल रिएक्शन की वजह से फ्यूज़न या फिजन होता है, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा, वहाँ होगा न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से, ना कि केमिकल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रे, ठीक है। अल्फ़ा है, बीटा है एंड गामा रे है। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे आता हूँ, अल्फ़ा पार्टिकल 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, आपने वहाँ देखा था अल्फ़ा में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो अल्फ़ा पार्टिकल ये आयनाइजिंग मटेरियल, ये है पार्टिकल है, हाई आयनाइजिंग डेंसिटी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, देखिए इतना मोटा से इसने दिखाया है। बीटा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है। चार्ज पार्टिकल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, लेकिन इसमें होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लो आयनाइजिंग रेडिएशन, बीटा में क्या होता है? लो आयनाइजिंग, ठीक है। गामा रे और एक्स रे, तो पूछेगा कि हम एक्सरे में कौन सा यूज़ करते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, तो गामा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटोन, लो आयनाइजिंग डेंसिटी, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। इसके अंदर पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत लंबा दूरी तक सफ़र तय करता है, ठीक है। न्यूट्रॉन बीम, न्यूट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। हाई आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो ये भी बहुत मोटा है, ये भी बहुत मोटा है, लाइन देखिए। तो हाई आयोनाइजिंग डेंसिटी, इसकी आयोनाइजिंग डेंसिटी हाई होती है, बीटा की आयोनाइजिंग डेंसिटी लो होती है, ये पतला, ये देखिए एरो बना रखा है, ठीक है। उसके बाद ये पेनिट्रेशन पावर जो है गामा की एंड एक्सरे की, ठीक है, इसकी ज़्यादा होती है। गामा की क्या होती है? ज़्यादा होता है। पूछेगा एक्सरे में कौन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये गामा यानी एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ करते हैं, फोटोन यूज़ करते हैं। क्या एक्सरे में प्रोटॉन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं? तो नहीं, ये आप आंसर लगाएंगे नहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द आयोनाइजेशन नंबर इज़ द सेम, द हायर द आयोनाइजेशन डेंसिटी इज़ द लार्जर द बायोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस ग्राफ को एक बार आप देख लीजिए, उसी को मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। एक बार इसको आप उससे भी पढ़ सकते हैं।
इसी डायग्राम को मैंने और समझने के लिए बताया यहाँ पे। जैसे अल्फ़ा में 2 प्रोटॉन निकल रहा है, 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ बीटा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ गामा है, फोटोन निकल रहा है, ठीक है। तो गामा एक्सरे वाले में यूज़ करते हैं, इसकी आयोनाइजिंग ज़्यादा होती है, इसकी आयोनाइजिंग कम होती है। तो देखिए अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो गामा कितना दूर तक जा रहा है, पेपर है, पेपरेक्स है, लीड है, सबको ये पेनिट्रेट करके आगे तक जा रहा है। और अल्फ़ा जो है पहले सीट पे ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बीटा सेकेंड पे तक जा रहा है और गामा जो है तीसरे को भी क्रॉस करके आगे जा रहा है। तो गामा के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इसलिए ज़्यादा दूर तक जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके अंदर होता है, गामा रेडिएशन यानी क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर फोटोन है, ठीक है। तो इसी को मैंने एक बार और दिखाया है। जो अल्फ़ा पार्टिकल है आपका, ये फर्स्ट वाले फेज में आके रुक जाता है, ये सेकेंड, बीटा सेकेंड में, और ये तीसरे तक जाता है, ठीक है। आयोनाइजिंग एबिलिटी, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा का यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इसको एक बार आप डिटेल देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और इसे लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।